ट्वेल्थ में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 8 ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ट्वेल्थ हिंदी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप बताइए। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 8 ऐसे टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आप ट्वेल्थ में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, 8 टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे हिंदी के पेपर में जो हमेशा पूछी जाती हैं। और आपको ये भी पता है कि हिंदी जो है वो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हम इसमें 95% मार्क आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये 8 टॉपिक हैं इस वीडियो में मैंने जो 8 टॉपिक लिया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा 50 नंबर आसानी से क्लियर हो जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जो 8 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, अगर वो टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपका 50 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 8 टॉपिक नोट किया है, एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आपका हिंदी का पेपर है, सबसे पहले उसमें क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उसके बाद गद्यांश होंगे। बट जो एक टॉपिक है हमारा हिंदी में वो हमेशा आता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन परिचय के बारे में, ठीक है। तो जीवन परिचय में आप सभी को पता है कि हिंदी में 2 जीवन परिचय आते हैं, एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, लेखक के जीवन परिचय में आपको 2 जीवन परिचय याद कर लेना है, ठीक है। 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, नंबर 1 है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, नंबर 2 है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। तो लेखक के जीवन परिचय में अगर आप इन दोनों का जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जीवन परिचय आपको सबसे पहले याद करना है। आपसे पूछा जाएगा कि इनका साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी रचनाएं लिखिए, तो आपको जीवन परिचय लिखना अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ दोनों लेखक का। आप लोग सर्च करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो लेखक का जीवन परिचय हमेशा आता है, सभी को पता है। और कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड हमारा है वो है कवियों का जीवन परिचय, ठीक है। अब देखिए, लेखक के बाद जो कवि हैं, ठीक है, कवि में जैसे 2 कवि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जयशंकर प्रसाद, एक महादेवी वर्मा जी, ठीक है। ये दोनों कवि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ट्वेल्थ के हिंदी में, ठीक है। एक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, तो उनको भी आप लोग उनका भी जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये 2 जीवन परिचय याद कर लेना है, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब सेम वही प्रोसेस है आपका, इसमें भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो ये सब तो सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अभी कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो हमेशा आते ही रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, कवियों के जीवन परिचय में आपको जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय याद कर लेना है। इनमें से एक ना एक जीवन परिचय पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद करके जाना है, लिखना सीखना है कि किस प्रकार से जीवन परिचय लिखा जाता है, उनकी रचनाएं कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है कहानी। अब देखिए, कहानी भी आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, आपको पता होगा। 2 कहानियाँ मेन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है पंचलाइट, एक है बहादुर, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश, इन दोनों का या तो सारांश पूछा जाएगा और या इन दोनों का उद्देश्य पूछा जाता है, ठीक है। सारांश या उद्देश्य, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा पंचलाइट कहानी का सारांश पर प्रकाश डालिए, ठीक है। आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो आपको पंचलाइट कहानी पूरी तरह तैयार कर लेना है और बहादुर, ठीक है, इनके सारांश को भी और इनके उद्देश्य को भी, ठीक है। आपको पढ़ लेना है, पूरी कहानी अच्छे से आपको आनी चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो आपको सारांश लिखना भी आना चाहिए, उद्देश्य भी। अब ये अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी नंबर इसमें नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये दोनों कहानियाँ आपको पढ़ लेना है, ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो पंचलाइट और बहादुर 2 सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़िए, लिखना सीखिए कि हम पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से उद्देश्य लिखेंगे, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप समझा चुका हूँ। उसको आप लोग जाकर देखिए, आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो था हमारा कहानी। अब जो हमारा चौथा आता है, ठीक है, चौथा है खंड काव्य।
खंड काव्य में क्या होता है, जैसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंड काव्य होता है, ठीक है। जैसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, किसी में त्यागपति होगा, किसी में श्रवण कुमार होगा, ठीक है, किसी में मुक्त यज्ञ होगा, कुछ किसी में कुछ भी होगा। तो आपका जो सिलेबस है, जो आपके सिलेबस में हो आपको उसे पढ़ना है, ठीक है। अगर आप में त्यागपति है तो आप त्यागपति को पढ़िए, श्रवण कुमार है तो श्रवण कुमार को पढ़िए, मुक्त यज्ञ है तो मुक्त यज्ञ को पढ़िए। जो सिलेबस में आपके होगा वही आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ये हमेशा पूछा जाता है, इसको आपको मिस नहीं करना है। आपको जो सिलेबस आप लोग जब लेंगे, जैसे विद्या लिया या आपने अवतार लिया, कुछ भी लिया, वो आपके सिलेबस में आपको पीछे दिया रहेगा कि कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है, किस जिले के लिए कौन सा है, ठीक है। तो आपको वो वाला खंड काव्य पढ़ लेना है। अगर आप लोग खंड काव्य अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें एक भी नंबर आपका मिस नहीं होगा। और ये जो खंड काव्य है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो आप लोग 5 नंबर आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो खंड काव्य में जो भी आपके सिलेबस में है उसको आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। आपको दूसरा नहीं पढ़ना है, आपके उसमें दिया होगा कि आपको कौन सा पढ़ना है, वो आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने बात किया हिंदी गद्य पद्य जो आपका खंड का वाला पेपर होता है, ठीक है। इसमें जो है इतने टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहेंगे सर इसमें गद्यांश और पद्यांश भी आते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक, एक है गद्यांश और एक है पद्यांश, ठीक है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसमें नहीं बताया आपने कि किस चैप्टर का गद्यांश इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या है, राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, बोनस टिप। तो राष्ट्र का स्वरूप जो है इस चैप्टर के गद्यांश पूछे जाते हैं। उसके बाद में अशोक के फूल जो है, ठीक है, अशोक के फूल, ये दोनों चैप्टर गद्यांश के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। पद्यांश में बात किया जाए तो आपको पता है पवन दूती हो गया, पवन दूतिका, ठीक है, श्रद्धा मनु, ये सब चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैकेयी का अनुताप। तो इन सब चैप्टर्स के आपको पद्यांश पढ़कर जाने हैं, ठीक है। और आपको लिखना भी आना चाहिए कि किस प्रकार से हम गद्यांश सॉल्व करते हैं, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। तो यहाँ तक तो हो चुका हमारा खंड का की बात, ठीक है। अब हम आते हैं अपने खंड खा पे। खंड खा में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संस्कृत गद्यांश, ठीक है। अब संस्कृत गद्यांश में क्या होता है, जैसे आपका संस्कृत गद्यांश किस चैप्टर का पढ़ें, बहुत सारे चैप्टर हैं, किस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए संस्कृत भाषा या महत्व, महावना मालविया और पंचशील सिद्धांता, ठीक है। इन तीनों चैप्टर के जो गद्यांश हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं 3 चैप्टर में से एक ना एक जरूर आएगा। तो अगर आप इन तीनों चैप्टर को हिंदी मीनिंग के साथ अच्छे से पढ़ लेते हैं और आपको अगर गद्यांश सॉल्व करना आता है तो आपका जो है 7 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको संस्कृत भाषा में महत्तम, महामना मालविया और पंचशील सिद्धांता, इन तीनों चैप्टर को हिंदी मीनिंग के साथ अच्छे से पढ़ लेना है। सभी का अर्थ आना चाहिए कि ताकि उसमें से कोई भी गद्यांश आए तो आप उसका अर्थ आसानी से लिख सकें, हिंदी अनुवाद, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। संस्कृत गद्यांश सॉल्व किस प्रकार से करते हैं संदर्भ सहित, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी टॉपिक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, बट इन तीनों चैप्टर के गद्यांश आपको पढ़कर जाने हैं, ठीक है। अब गद्यांश तो होगा, पद्यांश, तो पद्यांश का तो पक्का है ये चैप्टर सुभाषित रत्नानी। अगर आप इस चैप्टर के सभी पद्यांश पढ़ लेते हैं, सभी श्लोक पढ़ लेते हैं, तो आपका 7 नंबर यहाँ पर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि आपके पद्यांश में अगर देखा जाए, या इसे श्लोक भी बोलते हैं, तो अगर श्लोक में देखा जाए तो संस्कृत भाषायाम सुभाषित रत्नानी चैप्टर का श्लोक सबसे इम्पोर्टेंट है। और किसी चैप्टर में 1-2 श्लोक हैं, ठीक है, लेकिन आएगा सुभाषित रत्नानी से ही, क्योंकि इसी में जब श्लोक है तो इसी चैप्टर से आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को पूरी तरह हिंदी मीनिंग के साथ एक एक श्लोक का आपको हिंदी आना चाहिए। 7 नंबर आपका वैसे ही रखा है, ठीक है, बिल्कुल सेफ। तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और टॉपिक है, यहाँ पर देखिए 7 नंबर टॉपिक, ये है रस छंद अलंकार। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के आते हैं। देखिए 2 नंबर के रस, 2 नंबर के छंद, 2 नंबर के अलंकार, टोटल आपको 6 नंबर। और ये 6 नंबर आपका ऐसे रखा है, ठीक है, बिल्कुल आपके हाथ में है। जब जितना अच्छा से आप लोग इसको याद कर सकते हैं उतना ही जल्दी आप लोग को 6 नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, रस में हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इसकी परिभाषा और उदाहरण सब कुछ याद कर लेना है। छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, इसकी परिभाषा उदाहरण अच्छे से आना चाहिए आपको, मात्राओं को गिनना आना चाहिए। अलंकार में अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, इन सभी को याद कर लेना है। सिर्फ आपको इतनी चीज़ों का 6 नंबर आपका रखा है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो ये हमेशा पूछा जाता है, आपको अगर 6 नंबर क्लियर करना है तो सबसे पहले इन सभी को आपको अच्छे से तैयार आपका होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर आप पढ़ा दीजिए, तो रस छंद अलंकार आपको मैं एक ही वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, इन वन वीडियो, रस छंद अलंकार इन वन वीडियो,
20 से 22 मिनट का वीडियो है। अगर आप वो 22 मिनट का वीडियो जाकर देख लेते हैं तो 6 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर कहेंगे यूट्यूब पर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। लास्ट वन हमारा टॉपिक है निबंध। निबंध में देखिए 3-4 निबंध हैं जो जो अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो इन्हीं में से निबंध आएंगे, 9 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और आतंकवाद समस्या एवं समाधान। ये चारों निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्हीं चारों में से आएगा, ठीक है। अब ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें से आ सकता है, ठीक है। आपको 1-2 निबंध और भी पढ़ लेने हैं, जितना अच्छा आप पढ़े रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बट आपको निबंध लिखना आना चाहिए, किस प्रकार से हेडिंग डालेंगे, किस प्रकार से क्या करेंगे, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इन चारों में से ज़्यादातर चांसेस है निबंध आने के, तो आपको इनको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर ये 8वां टॉपिक था। यही 8 टॉपिक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो ये 8 टॉपिक आपके 49 नंबर यानी कि लगभग 50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग 50 नंबर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी जो है थोड़ा सा ईजी हो जाता है इसी मायने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते रहते हैं, रिपीटेड हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पता चल चुका होगा कि हिंदी में 8 कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको इसी तरह इंग्लिश का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।